गुड इवनिंग बच्चों। शाम को 6 बज चुके हैं और मैं आ गया हूं लाइव आपके साथ। जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि शाम को 6 बजे आज मैं यूक्रेन और रशिया के बीच में ये जो फाइट का सिचुएशन चल रहा है ना, इस टॉपिक के ऊपर बात करूंगा, डिस्कस करेंगे हम लोग। आज ये स्टडी करेंगे। तो यहाँ क्या है, देखिए पूरा मैटर क्या है, क्यों रशिया यूक्रेन में फाइट हो रहा है, आखिर रशिया यूक्रेन एक दूसरे से लड़ने को तैयार कैसे हो गए, या फिर ये जो दो देश दो कंट्री है ये जो फाइट कर रहे हैं, इसमें किसी थर्ड कंट्री का क्या प्रॉफिट है, क्या यूएसए को कोई प्रॉफिट है, या फिर चाइना इसमें एंट्री मार चुका है। चाइना ने रशिया को कहा है कि अगर फाइट हुआ तो हम आपके साथ हैं, तो क्या चाइना को कोई प्रॉफिट होने वाला है। इंडिया के साथ क्या कंसर्न है, क्या इंडिया को कोई प्रॉफिट या लॉस होगा इस पूरे मैटर से, वॉर हो जाने से। तो ये हर एक फैक्ट्स को, हर एक कॉन्सेप्ट को मैं पूरे वीडियो में बताऊंगा। वीडियो थोड़ा बड़ा होने वाला है, पूरे वीडियो को अच्छी तरह से आप समझिए। देखिए पूरा अगर मैटर को समझना है तो सबसे पहले आपको मैप के थ्रू जाना होगा और ये समझना होगा कि ये रशिया वर्ल्ड मैप में कहाँ पे है, या फिर यूक्रेन कहाँ पे है। रशिया के जो चारों तरफ, यानी कि रशिया कौन से कंट्री के साथ बाउंड्री शेयर करता है, या फिर यूक्रेन के चारों तरफ या उसके पड़ोसी देश कौन से हैं, उसके पीछे की कॉन्सेप्ट। इसके बाद हम लोग समझेंगे कि वर्ल्ड मैप में सारे कॉन्टिनेंट्स जो है, 7 कॉन्टिनेंट्स, वो कहाँ कहाँ है, उससे हमें पता चलेगा यूरोप और एशिया में क्या रिलेशन है। रशिया का थोड़ा सा भाग यूरोप में है, थोड़ा सा भाग एशिया में है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट मैप पे समझने के बाद ही आसान हो जाएगा आपके लिए पूरी स्टोरी समझना। मैं पूरी स्टोरी भी आगे बताऊंगा, इसके मेन कॉजेज क्या है ये सब बताऊंगा। उससे पहले सबसे पहले हमें यह समझना है, चलिए समझते हैं कि रशिया के चारों तरफ कौन सी कंट्री है, रशिया कहाँ पे है। तो देखिए आपको यहाँ दिख रहा है कि ये रशिया है। अब रशिया में उसके चारों तरफ कौन से कंट्रीज है, या फिर कौन से देश ऐसे हैं जो रशिया के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं, यानी दोनों देश की बाउंड्री एक ही है, कहाँ कहाँ पे और कौन सा कंट्री है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए रशिया की ये मैप में ये जो छोटा सा हिस्सा आपको दिख रहा है बच्चों, ये भी रशिया का ही एक भाग है, ये अलग नहीं है। उसके ये जो हिस्सा है इसके चारों तरफ मोस्ट ऑफली पानी है, और दो साइड में, इसके दो साइड में दो अलग अलग कंट्री है। तो मैं सबसे पहले बात करूंगा, सबसे पहला अगर हम बात करें तो पोलैंड है। देखिए ये जो इस साइड पे क्या है, पोलैंड है। उसके बाद ये वाला जो भाग है यहाँ पे लिथुआनिया करके एक कंट्री है, और ये वाला जो साइड है वो पूरा वहाँ पे पानी है, सी है वहाँ पे, समुद्र जिसको कहते हैं। उसके बाद हम रशिया के स्टार्टिंग पॉइंट पे आते हैं। देखिए ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ पे सबसे पहला कंट्री है नॉर्वे। सबसे पहला कौन सा है, नॉर्वे है। नॉर्वे के जस्ट बाद में, नॉर्वे थोड़ा सा ही बाउंड्री शेयर करता है रशिया के साथ, उसके बाद काफ़ी लंबा बाउंड्री है। और फिनलैंड का, नॉर्वे के बाद कौन सा आ जाता है, फिनलैंड आ जाता है। अब फिनलैंड के बाद क्या है, फिनलैंड के बाद जो है बच्चों वो आता है इस्टोनिया है। उसके बाद देखिए मैप में मैं हर चीज़ आपको इंडिकेट भी यहाँ पे कर रहा हूँ। इस्टोनिया के बाद आता है लातविया, और लातविया के बाद आता है बेलारूस, जो यूक्रेन के जस्ट बगल में है। ये जो रशिया यूक्रेन फाइट चल रहा है ना, ये वहाँ की बात कर रहा हूँ। और बेलारूस में रशियन आर्मी पूरी तरह से घेर लिया है, बेलारूस में आ गया है। अब बेलारूस के जस्ट बगल में है यूक्रेन, तो इसीलिए रशियन आर्मी जो है वो बेलारूस में आ चुका है चारों तरफ से उसको घेरने के लिए। यूक्रेन है, यूक्रेन का ही एक छोटा सा भाग है क्रीमिया। क्रीमिया यहाँ पे शायद मैप में इतना छोटा नहीं दिख रहा हो, लेकिन क्रीमिया है जिस पे रशिया ने अभी कब्जा कर रखा है। क्रीमिया के ऊपर किसने कब्जा कर लिया, रशिया ने। और वहीं पे क्रीमिया और यूक्रेन के बीच में है ब्लैक सी, और ब्लैक सी में भी रशिया की नेवी पूरी तरह से आ चुका है। हम लोग पूरी स्टोरी बताऊंगा मैं आपको आगे पूरा, लेकिन देखो ये पूरी स्टोरी समझने के लिए मैप पे बहुत चीज़ों को समझना ज़रूरी है। इसके बाद मैं आपको आगे नाटो के बारे में बताऊंगा, यूरोपियन यूनियन के बारे में बात करेंगे, हर चीज़, यूएसएसआर की भी मैं स्टोरी पूरी बताऊंगा, उसका कब स्टार्ट हुआ है सारा फैक्ट हम समझेंगे। और फिर एंड में पूरी स्टोरी को कंक्लूड करूंगा। पहले इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है पूरे स्टोरी समझने के लिए। तो इसके बाद यूक्रेन पे आ गए हम लोग। अब यूक्रेन के बाद जो है रशिया के साथ बाउंड्री शेयर करता है वो है आपका जॉर्जिया। यूक्रेन के बाद आता है जॉर्जिया करके एक कंट्री है वो। जॉर्जिया के बाद बच्चों आता है अजरबैजान। देखिए ये लोकेशन कहाँ पे, अजरबैजान को भी देख लीजिए। अजरबैजान के बाद आपका आ जाता है कजाकिस्तान। ठीक है, अजरबैजान के बाद क्या आता है, कजाकिस्तान आ जाता है। और कजाकिस्तान के बाद में आता है आपका
मंगोलिया। हालांकि कजाकिस्तान और मंगोलिया के बीच में छोटा सा एक एरिया है, वहाँ पे भी चाइना भी है। ठीक है, कजाकिस्तान और मंगोलिया के बीच में एक छोटा सा एरिया है, वहाँ पे चाइना भी है। और मंगोलिया के बाद फिर से चाइना के साथ रशिया का बहुत बड़ा बाउंड्री है। और चाइना के बाद नॉर्थ कोरिया, सबसे एंड में रशिया के साथ कौन जुड़ा हुआ है? नॉर्थ कोरिया। तो ये पूरा मैप में आपने समझा कि रशिया के चारों तरफ कौन है। अब इसमें जो ये लताविया है, इस्टोनिया है, ये सारे कंट्री जो है पहले कभी यूएसएसआर का ही हिस्सा हुआ करता था, लेकिन आज के टाइम में ये सभी कंट्री क्या हो गए हैं? यूरोपियन यूनियन में आ गए हैं। ये पोलैंड है, फिनलैंड है, ये मोस्ट ऑफ जो कंट्रीज है ना, ये कहाँ चला गया है? यूरोपियन यूनियन में चला गया है। और यही सबसे बड़ी समस्या है कि रशिया को चारों तरफ से नाटो और यूरोपियन यूनियन की जो फोर्स है वो घेरती जा रही है। अब इससे रशिया को अनसिक्योर फील हो रहा है। हालांकि मैं इसकी पूरी स्टोरी आगे बताऊंगा। अब हम लोगों ने रशिया के बारे में समझ लिया, अब थोड़ा सा समझते हैं कि ये यूक्रेन के पड़ोसी देश कौन से हैं, या फिर यूक्रेन के साथ कौन से कंट्री का बाउंड्री मिलता है। तो इसे भी समझते हैं, क्योंकि ये मैप समझोगे तो ज़्यादा आसान रहेगा आपके लिए। इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा, ये यूक्रेन की पूरे मैप देखने के बाद हम लोग पूरे वर्ल्ड लेवल की कॉन्टिनेंट्स वगैरह की भी मैप देखेंगे। उससे हर एक चीज़ मैप में ही समझाऊंगा मैं। थोड़ा वीडियो लंबा होगा बट कंटिन्यू देखिए। तो बच्चों, अब हम लोग जो यूक्रेन है उसके मैप को समझते हैं। देखिए, ये यूक्रेन का मैप है। यूक्रेन के चारों तरफ यानी कि कौन से कंट्री के साथ यूक्रेन बॉर्डर जो है शेयर कर रहा है। सबसे पहले देखिए, इतना बड़ा भाग है रशिया के बाद आपका अगर कोई भाग आता है, ये है बेलारूस। तो रशिया तो है ही, बेलारूस में भी रशिया की आर्मी आ चुका है। उसके बाद है पोलैंड, ठीक है। और पोलैंड के बाद अगर हम बात करते हैं रशिया का यूक्रेन के पड़ोसी कंट्री की अगर हम बात करें तो वो है स्लोवाकिया। वो क्या है? स्लोवाकिया है। उसके बाद है हंगरी। उसके बाद जो यूक्रेन के साथ हंगरी है, ये एरिया देखिए, हंगरी कहाँ पे है, स्लोवाकिया कहाँ पे, ये भी दिख रहा है, स्लोवाकिया है, हंगरी है। उसके बाद है मालदीव करके एक जगह है, और मालदीव के पास जो है रोमानिया के जस्ट बाद में देखिए ब्लैक सी है। यहाँ पे भी रशियन जो है नेवी आ चुका है। तो ब्लैक सी में एक तरफ से रशिया ने घेर लिया है यूक्रेन को, दूसरी तरफ जो है बेलारूस में आ गया है, एक तरफ रशिया खुद है। और देखिए, ये ब्लैक सी में ये जो छोटा सा भाग दिख रहा है, इसी को कहते हैं क्रीमिया। ये पहले ये यूक्रेन का ही एक हिस्सा था। 2014 में 2014 में जब यूक्रेन ने यूरोपियन यूनियन से रिलेशन बनाने की कोशिश किया, उस टाइम रशिया गुस्सा हो गया और इस भाग पे कब्जा कर दिया है। तो ये भी पहले हुआ करता था यूक्रेन का पार्ट, लेकिन आज ये रशिया के अंडर कंट्रोल है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, आगे में कुछ और कॉन्सेप्ट्स बताता हूं आपको, जिसके थ्रू हम पूरी स्टोरी को समझेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे मेजर रीजन क्या है, इसको समझेंगे पहले। सबसे मेजर रीजन ये है कि यूक्रेन कभी रशिया का एक भाग हुआ करता था। ठीक है, अगर हम हिस्ट्री में बात करें तो यूक्रेन रशिया का ही एक भाग था जो बाद में अलग हो गया। अब इसके बारे में मैं डिटेल में आगे डिस्कस करूंगा। फिलहाल हम शॉर्ट में स्टोरी थीसिस समझते हैं, फिर मैं मैप में सब बताऊंगा। तो यूक्रेन कभी रशिया का एक भाग हुआ करता था जो अलग हो गया। वो इंडिपेंडेंट रहना चाहता है। अब मैटर ये है कि यूक्रेन जो है ना, नाटो के साथ जुड़ना चाहता है। अब नाटो जो है वो एक मतलब शायद वर्ल्ड की सबसे बड़ी आर्मी है, आर्म फोर्स जिसको आप कहोगे, नाटो के पास। यानी कि नाटो एक देश नहीं है, नाटो यूरोप के बहुत सारे देशों ने मिलकर एक गुट बनाया जिसका नाम नाटो है। अब नाटो की भी हिस्ट्री में आगे बताऊंगा, मैं आपको मैप के साथ बताऊंगा कि कहाँ कहाँ नाटो के कंट्रीज हैं, इसकी शुरुआत कैसे हुई। अभी थोड़ा सा मेन फोकस करके स्टोरी समझ लो पहले। तो यूक्रेन नाटो से जुड़ना चाहता है, और नाटो देशों में सबसे पावरफुल अगर किसी का चलता है तो वो है अमेरिका। नाटो में अमेरिका का चलता है, और अमेरिका रशिया बहुत पहले से दुश्मन है। अमेरिका और रशिया के बीच में कट्टर दुश्मनी है। अब रशिया का ही एक भाग जो पहले हुआ करता था यूक्रेन, वो अगर उसके दुश्मन से जुड़ रहा है तो ऑब्वियसली सी बात है रशिया को तकलीफ तो होगा। तो शुरू से रशिया चेतावनी देता आया है कि अगर यूक्रेन ने नाटो में जगह ली, यानी कि नाटो की मेंबरशिप लेता है, तो वो फाइट होना तो तय है, और वही हो रहा है अभी। तो
तो अभी प्रेजेंट में ऐसा क्या हो गया कि ये युद्ध शुरू हुआ, या मतलब फाइट शुरू होने को हो, ऐसा क्या हुआ? तो इसके लिए मेन रीजन है 2021 जून में नेटो की एक मीटिंग हुई और उस मीटिंग में यूक्रेन को मेंबरशिप देने पे बात हुआ और वो लोग करीब करीब एग्री हैं। समझो अब यूक्रेन नेटो में जुड़ जाता ही ऐसा था, तभी रशिया ने फाइट यानी कि यूक्रेन को चारों तरफ से घेर लिया है और युद्ध होने की संभावना पूरी तरह से हो गया है। शायद 1 से 2 दिन में फाइट शुरू भी हो जाए। तो यहां मैटर ये है कि सारा खेल रशिया और अमेरिका के बीच का है। रशिया और अमेरिका में शुरू से ही दुश्मनी रहा है, तो अब रशिया नहीं चाहता कि उसके नज़दीक का कोई भी अमेरिका के नेटो ग्रुप में या यूरोपियन यूनियन ग्रुप में चले जाए। मैं आगे वीडियो में समझाऊंगा यूरोपियन यूनियन क्या है, नेटो क्या है, थोड़ा लंबा होगा वीडियो, लेकिन आप पेशेंस रख के समझिए। तो पहले ये स्टोरी समझते हैं। देखिए, उसके बाद एक मेजर रीज़न ये है कि जो रशिया है उसकी अमेरिका से दुश्मनी है, और अमेरिका जिस गुट का एक हेड है, एक मेन मेंबर है नेटो की जो कंट्री है, या फिर यूरोपियन यूनियन एक नाम है, यूरोपियन यूनियन और नेटो एक तरह से समझो उसके मोस्ट ऑफ मेंबर्स एक दूसरे में हैं ही। तो नेटो और यूरोपियन यूनियन के मोस्ट ऑफ जो है ना रशिया के चारों तरफ से घेरते जा रहे हैं, यानी कि रशिया के नज़दीक में जो कभी रशिया यानी कि यूएसएसआर का मेंबर हुआ करता था, जो कभी रशिया का ही एक भाग हुआ करता था, जो भी देश, उसमें अधिकतर देश अब नेटो का एक भाग हो गया है, जिससे रशिया को कहीं ना कहीं अनसिक्योरिटी, घबराहट है कि अगर सारे ऐसे मिलते जाएंगे तो रशिया को चारों तरफ से घेर लेंगे। तो उसमें अब हो ये रहा है कि आधा से ज़्यादा रशियन जो थे भाग वो नेटो में अब चले गए हैं। अब प्रॉब्लम है, अगर यूक्रेन भी नेटो में चला जाएगा तो रशिया और नेटो की फोर्स के बीच में एकदम आमने सामने की टक्कर हो जाएगा, क्योंकि यूक्रेन एक काफ़ी बड़ा पार्ट है रशिया के बाद, उसके बाद नेटो के बहुत सारे कंट्रीज हैं, तो यहाँ हो जाएगा एक बहुत बड़ा समस्या। तो ये सबसे बड़ी रीज़न है और अभी इमीडिएटली यही हुआ है। अब क्या करते हैं, देखिए, इस पूरे न्यूज को इतने आसानी से समझना नहीं है, इतना आसान समझना, तो थोड़ा सा हम लोग इसको तोड़ तोड़ के अच्छी तरह से समझते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बताता हूं आपको कि ये वर्ल्ड में कितने कॉन्टिनेंट्स हैं, महाद्वीप है, कहाँ कहाँ पे हैं, क्यों ये प्रॉब्लम्स हो रहा है। ये प्रॉब्लम होने के पीछे एक और बड़ी रीज़न ये है कि जो अपना रशिया है उसका आधा भाग एशिया में है और कुछ भाग यूरोप में है। तो मैं मैप से ही समझा पाऊंगा। तो चलिए बच्चों, अब हम मैप से एक एक खबर को, सबसे पहले सारे कॉन्टिनेंट्स के बारे में नॉलेज लेंगे, उसके बाद मैं बताऊंगा आपको कि जो है ना रशिया के सराउंडिंग्स, उसके चारों तरफ कौन से स्टेट है, कौन से कंट्रीज है, ये सभी चीज़ों को समझेंगे। उसके बाद यूक्रेन के बारे में समझेंगे और बैक टू बैक मैं पूरी हिस्ट्री बताऊंगा इस पूरे इंसिडेंट का। थोड़ा लंबा हो रहा है बट पैसेंस रख के आप समझिए। अब मैप के साथ हम लोग शुरू कर लेते हैं कि रशिया और यूक्रेन में जो विवाद है उसको मैप में अच्छी तरह से समझते हैं। बच्चों, वर्ल्ड मैप के थ्रू अब मैं जाता हूँ। देखिए, ये वाला भाग है नॉर्थ अमेरिका, उसके बाद ये भाग है साउथ अमेरिका, ये अफ्रीका है, ये अंटार्कटिका है, और ये वाला जो भाग है यूरोप है, और ये भाग हमारा एशिया है, और ये है हमारा ऑस्ट्रेलिया। तो ये 7 कॉन्टिनेंट है पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में ये 7 महाद्वीप हैं। ये आपने देख लिया अभी। अब ये 7 महाद्वीप में देखिए, यहाँ पे हमारा इंडिया है और ये इधर जो है ना रशिया है। रशिया का थोड़ा सा भाग यूरोप में भी आ गया है। प्रॉब्लम यहीं पे है, जहाँ पे रशिया और यूरोप की बाउंड्री है वहीं पे प्रॉब्लम हो रहा है। पहले क्या था कि ये जो रशिया और यूरोप की बाउंड्री है, वहाँ पे कुछ कंट्री ऐसे हैं जो पहले रशिया के भाग हुआ करते थे, लेकिन जब रशिया यूएसएसआर कोलैप्स हुआ उसके बाद वो इंडिपेंडेंट कंट्री बने, और बाद में वो सभी कंट्री जो है ना वो यूरोपियन यूनियन में शामिल हो गए हैं। मोस्ट ऑफ रशिया के जो पार्ट थे, जब रशिया टूटा तो करीब करीब जो उसके बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ थे जो आज यूरोपियन यूनियन में शामिल हो गए हैं। यहीं से सबसे बड़ा विवाद है और रशिया को इसी बात का सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि देखिए, यूरोपियन यूनियन का जो मेन बॉस आप बोलोगे वो अमेरिका है, और अमेरिका से रशिया के झगड़े चल रहे हैं। तो अगर सभी रशिया के जो नज़दीकी कंट्री है, पड़ोसी देश, अगर वो यूरोपियन यूनियन या फिर नेटो में चला जाए, तो जो यूरोपियन यूनियन है ना उसी के ज़्यादातर देश नेटो है। नेटो यूरोपियन द्वारा ही बनाया गया है, इसीलिए उसके जो मोस्ट ऑफ कंट्रीज जो होंगे मेंबर वो यूरोपियंस ही होते हैं।
तो यहाँ प्रॉब्लम वही है कि रशिया अमेरिका में फाइट है और रशिया के जो पड़ोसी हैं वो सभी यूरोपियन यूनियन या फिर नाटो में शामिल होते जा रहे हैं और यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। यही फाइट जो यूक्रेन और अभी रशिया के बीच फाइट है उसका सबसे बड़ी जड़ यही है। इसी पॉइंट पे सारा प्रॉब्लम हो रहा है। आगे मैं आपको और डिटेल मैप में भी बताऊंगा, अभी हम लोग इस शॉर्ट में बता रहा हूँ। बच्चों अब हम लोग नाटो के बारे में थोड़ा सा स्टडी करते हैं। सबसे पहले नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है, ये एग्जाम में आ सकता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है। नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अब इसकी शुरुआत जो है ना वर्ल्ड वार 2 विश्व युद्ध, जो द्वितीय विश्व युद्ध जिसको कहते हैं या दूसरा विश्व युद्ध जो हुआ ना उसके जस्ट बाद हुआ था, क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध के बाद पूरी स्थिति खराब हो गई थी वर्ल्ड की। तो बाद में कुछ देशों ने यानी कि यूरोप के कुछ देशों ने ये सोचा कि नहीं आगे से मुझे नहीं लड़ाई करनी है, नहीं लड़ना है, या तो अगर फाइट हो भी तो हमारी टीम बेस्ट हो। तो वहाँ पे यूरोप के 12 देश और उसमें एक यूनाइटेड स्टेट भी था जो अमेरिका का एक पार्ट है। तो इन लोगों ने मिल के अपना एक गुट बनाया जिसका नाम रखा इन्होंने नाटो। तो नाटो का फाउंडिंग मेंबर 12 है, 12 देश हैं जिन्होंने मिलके नाटो को शुरुआत की। आज के टाइम में प्रेजेंट टाइम में नाटो के 30 मेंबर्स हैं। नाटो की शुरुआत यानी कि जो इसका हुआ है वो 1949 में हुआ था। इसकी पहली मीटिंग जो है नाटो की फ्रांस के पेरिस में हुआ। फ्रांस के पेरिस में पहले मीटिंग हुआ था 1949 में। और नाटो का जो हेड क्वार्टर है ना वो है ब्रुसेल्स बेल्जियम में। ये फैक्ट था नाटो के बारे में। अब देखिए नाटो का अभी जो इसके महासचिव जिसे कहेंगे एक तरह से, तो नाटो के महासचिव अभी कौन है, हो सकता है क्वेश्चन आ जाए क्योंकि नाटो से रिलेटेड करंट अफेयर्स चल रहा है। तो उनका नाम था जेंस स्टोल्टेनबर्ग। जेंस स्टोल्टेनबर्ग हैं अभी इसके महासचिव जिसको बोलोगे, या मेन सबसे हेड जिसको आप बोल सकते हो। अब एक फैक्ट और समझना जरूरी है नाटो के बारे में बच्चों कि नाटो में सबसे लास्ट किसने ज्वाइन की, तो वो है मोंटेनेग्रो करके एक कंट्री है जो 5 जून 2017 को मोंटेनेग्रो करके एक कंट्री है जिसने ज्वाइन किया है नाटो। तो 2017 में लास्ट जो मेंबर है नाटो में ज्वाइन किया है। अब देखिए बच्चों ये नाटो कंट्रीज है, यहाँ पे देखिए सारे कंट्रीज आपको दिख रहे हैं। ये नीदरलैंड है, उसके बाद लग्जमबर्ग है, बेल्जियम हो गया, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस है, पुर्तगाल है, उसके बाद यहाँ पे नॉर्वे, डेनमार्क, जर्मनी, चेक रिपब्लिक, इटली, पोलैंड, रोमानिया, ये सारे कंट्रीज़ है ना, ये सभी नाटो कंट्रीज़ ही हैं। अब यहाँ हम समझते हैं कि भाई देखिए अब यहाँ पे आपको यूक्रेन, देखिए ये यूक्रेन है और ये है रसिया। ये विवाद क्यों है इसको हम समझ लेते हैं। तो यहाँ ये समझना है बच्चों, देखिए ये जो रसिया है उसके ये जो 3 है, देखिए ये एस्टोनिया है, लात्विया है, लिथुआनिया है, ये तीनों कंट्रीज जो है ना पहले यूएसएसआर के ही हिस्सा थे। उसके बाद यूक्रेन भी यूएसएसआर के हिस्सा था, उसके बाद ये जॉर्जिया भी यूएसएसआर का हिस्सा ही था। लेकिन जब ये अपना यूएसएसआर जो है ना डिसॉल्व हो गया, मतलब टूट गया, तो ये लोग अलग हो गए। और आज के टाइम में ये कंट्री जब क्या हो गए हैं, किसका हिस्सा हो गए हैं, ये हो गए हैं यूरोपियन यूनियन या फिर नाटो के हिस्सा हो गए। तो ऑब्वियसली देखो रशिया घिर रहा है कि नहीं घिर रहा है, यहाँ ये रशिया है, इसके बगल के ये तीनों कंट्री जो है ऑलरेडी नाटो ज्वाइन कर चुके हैं और यूक्रेन ज्वाइन करने वाला है। देखो यूक्रेन कितना बड़ा है, अगर ये पार्ट भी रशिया के पास से चला जाएगा, अगर ये यूक्रेन नाटो के पास चला गया तो अमेरिकन सैनिक जो है ना यहाँ नाटो के पास तुरंत पहुंच जाएंगे। तो बच्चों अब ये देखते हैं कि यूरोपियन यूनियन जो है उसकी शुरुआत कैसे हुआ। तो यूरोपियन यूनियन की एक मीटिंग हुई थी जिसका नाम था मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी, नीदरलैंड में हुआ था और ये 1 नवंबर 1993 को। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि यूरोपियन यूनियन की शुरुआत 1 नवंबर 1993 को हुआ था। मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी के थ्रू हुआ था और ये नीदरलैंड में हुआ था। अभी प्रेजेंट टाइम में इसके टोटल 27 कंट्रीज मेंबर है। ईयू यानी कि यूरोपियन यूनियन की जो मेंबर्स हैं टोटल 27 हैं। और सबसे लास्ट में जो इसे ज्वाइन किया है उसका नाम है क्रोएशिया करके एक कंट्री है जो 2013 में यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन किया है। अब ये क्वेश्चन और एक फैक्ट और है कि यूरोपियन यूनियन के अभी प्रेसिडेंट कौन है, तो इसके प्रेसिडेंट है अभी रॉबर्टा मैट्सोला, ये उनके प्रेसिडेंट है। तो ये जो फैक्ट मैं अभी बता रहा हूँ ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सभी चीज़ें करंट में है तो इनके ऊपर क्वेश्चंस ऑब्वियसली बन सकते हैं, तो इसे ध्यान से समझना। ये फैक्ट तो जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा बच्चों आप लोग, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको स्टोरी के साथ फैक्ट ज़्यादा बता रहा हूँ जो कि एग्जाम कंसर्निंग से बहुत 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 इंपॉर्टेंट है।
चलिए अब हम लोग ये समझते हैं, देखिए यहाँ मैप देख रहे हैं, इस मैप में देखिए स्टार्ट से ऊपर से लेके ये जो कंट्रीज हैं ये सभी के सभी कंट्रीज यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन कर चुके हैं। अब देखिए ये इस साइड का ये जो मैप है ये रशिया का मैप है, ये रशिया है। इस रशिया में यहाँ पे आपको थोड़ा सा जो भाग है ना इस रशिया में, ये यहाँ पे यूक्रेन है। तो भाई ऑब्वियसली रशिया के चारों तरफ देखिए यहाँ पे यूरोपियन यूनियन जुड़ चुके हैं। अब यहाँ यूक्रेन है और यूक्रेन के पीछे भी सारे यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन कर चुके हैं। अगर अब यूक्रेन भी उसके साथ चला जाता है यूरोपियन यूनियन या फिर नाटो के साथ, तो रशिया अकेला पड़ जाएगा, चारों तरफ से घिर जाएगा। और यूरोपियन यूनियन हो या नाटो है, इसका मतलब इन सभी पे चलता किसका है सबसे ज़्यादा? अमेरिका का। और अमेरिका रशिया में बहुत बड़ी दुश्मनी है, तो अगर चारों तरफ से अमेरिका रशिया को घेर लेता है तो आने वाले टाइम में प्रेशर पुटअप करेगा अमेरिका, और जो चाहेगा वो करवा लेगा उससे। तो ये रशिया अभी नहीं चाहता है, और इसी वजह से रशिया ने अभी क्या किया, यूक्रेन के साथ युद्ध करने का फैसला किया है। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इशूज है, मैं हर एक चीज मैप के थ्रू इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अब आप समझ पाओगे इन बातों को। तो चलिए अब हम लोग थोड़ा सा बच्चों ना यूएसएसआर के बारे में समझते हैं, यानी कि पहले रशिया में कौन से देश थे जो अलग हो गए बाद में, क्योंकि ये सारा स्टोरी समझोगे तो एंड में मैं आपको कंक्लूड करके स्टोरी बताऊंगा। इससे पहले मैप के थ्रू आपको सारा चीज समझना बहुत जरूरी है। यूएसएसआर यानी कि यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, इसकी शुरुआत 30 दिसंबर 1922, ये जो यूएसएसआर है इसकी शुरुआत 30 दिसंबर 1922 को हुआ है, और इसका एंड जो हो गया कोलैप्स, ये जो टूट गया है वो 26 दिसंबर 1991 को, यानी कि 26 दिसंबर 1991 को ये टूट गया है। जब इसकी शुरुआत हुई है तब से यानी कि यूएसएसआर में करीब 15 मेंबर्स थे। देखिए यहाँ पे आपको सारे लिस्ट दिख रहे हैं जो भी यूएसएसआर के मेंबर हैं। यहाँ क्या है, रशिया है, इस्टोनिया है, लातविया है, लिथुआनिया है। अब देखिए ये जो इस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया है, ये सभी जो है ना अभी क्या हो गए, ये यूरोपियन यूनियन में जुड़ गए हैं। बेलारूस है, अब यूक्रेन अभी जुड़ने वाला है, यूक्रेन से अभी ये सारा प्रॉब्लम्स चल रहा है, ठीक है। और ये सभी पहले किसके पार्ट थे, यूएसएसआर यानी कि रशियन एम्पायर ही आप कह सकते हो, उसके ही पार्ट थे। जॉर्जिया है, ये भी जुड़ चुका है, आर्मेनिया है, अजरबैजान है, कजाकिस्तान है, इसमें से बहुत सारे अभी रशिया के भाग हैं, बट इसमें 15 जैसे जो है कंट्री हुआ करते थे जो यूएसएसआर के हिस्सा थे। उसमें बहुत सारे जो यूएसएसआर जब टूट गया है 26 दिसंबर 1991 को, उसके बाद ये धीरे धीरे करके यूरोपियन यूनियन में जुड़ रहे हैं, और इसका मतलब है कि वो अमेरिका के साथ जुड़ते जा रहे हैं और रशिया से हटते जा रहे हैं। और यही सबसे बड़े वजह है, इन्हीं सब प्रॉब्लम्स के वजह से रशिया और यूक्रेन में अभी फाइट की स्थिति आ गई है। अब वो लोग आपस में लड़ने पे तैयार हो गए क्योंकि रशिया नहीं चाहता यूक्रेन यूएस के साथ जाए। तो ये है मेन कॉजेज। यहाँ तक हमने सारे फैक्ट्स भी पढ़ लिए बच्चों, ये सारे फैक्ट्स आपको काम आने वाले हैं, तो इन्हें बिल्कुल ध्यान रखना। यूएसएसआर में सबसे पावरफुल कंट्री रशिया ही था, उसके बाद ये सारे रशिया के हिसाब से ही चलते थे। अब हम लोग आगे क्या करते हैं, मैं पूरी स्टोरी, फ्लैशबैक, एकदम हिस्ट्री पूरी बताता हूँ इसका कि कैसे पूरा का पूरा ये हुआ है, शुरुआत कैसे हुआ, एक एक स्टेप क्या क्या हुए, और रशिया और यूक्रेन के जो फाइट हुआ उसके सारे स्टेप्स मैं आपको एक एक करके अभी बता देता हूँ। तो बच्चों अभी आपने मैप के थ्रू सारा इंफॉर्मेशन देखा, और जिसके थ्रू अब आप समझ गए होंगे कि यूएसएसआर क्या है। अब आप ये भी समझ गए नाटो क्या है और यूरोपियन यूनियन भी क्या है। इन चीज़ों के बारे में हम लोगों ने पूरी इंफॉर्मेशन अभी ले लिया है। अब हमें ये समझना है बच्चों कि देखिए एग्जैक्टली क्या हो रहा है, कि इन सभी इंफॉर्मेशन के बाद स्टोरी समझना आसान हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं यूक्रेन से। यूक्रेन की आज़ादी, यानी कि यूक्रेन जो है 1917 ईस्वी में आज़ाद हो जाता है पूरी तरह से। इससे पहले यानी कि 1917 से पहले यूक्रेन यूरोपियन यूनियन का एक हिस्सा रहता है, और फिर 1917 में वो आज़ाद हो जाता है, और आज़ादी के बाद करीब कुछ सालों तक वो अच्छी तरह से रहता है। फिर 1922 में यानी कि 1922 में क्या होता है कि यूएसएसआर बनता है, और उसमें यूक्रेन को भी आना पड़ता है, मतलब समझो उसमें उसको जुड़ना पड़ता है एक तरह से। तो उसकी आज़ादी फिर से ख़त्म हो जाती है। हालांकि तो भी ऐसा नहीं कि बिल्कुल आज़ाद नहीं है, हाँ, बट तो भी एक जो इंडिपेंडेंट कंट्री होगा वो और किसी समूह में रहेंगे उसमें बहुत फ़र्क होता है। तो यूक्रेन की जो जनता थी 1922 में उन्होंने ये कहा कि हाँ, हम जो है ना यूएसएसआर यानी कि सब साथ में मिलकर रहेंगे, गुट में एक उन्होंने बनाया।
और ये गुट बहुत सालों तक चला भी, लेकिन धीरे धीरे वहाँ की जनता उबने लगा, उन्हें लगने लगा कि वो मतलब हम आज़ाद रहना ही ठीक है। और आपसी मतलब यूएसएसआर के 15 मेंबर्स थे स्टेट, और उन सभी में आपस में प्रॉब्लम होने लगा। और एट द एंड 1991 में दिसंबर में ही 1991 में ये यूएसएसआर क्या हो जाता है, इसका डिसोल्यूशन, या समझो एक तरह से मतलब टूट जाता है ये। और उसके बाद सभी कंट्री अलग अलग हो जाते हैं। और यूएसएसआर का जो सबसे पावरफुल कंट्री था वो रशिया था, तो सभी कंट्री अलग हो जाते हैं, अपने हिसाब से रहने लगते हैं। फिर धीरे धीरे जो रशिया से टूटे हुए कंट्री थे वो लोग यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन करने लगते हैं। अब ऐसा इसलिए करते हैं वो क्योंकि यूरोपियन यूनियन के पास बहुत पावरफुल नेटो का फोर्स है। वो पहले नेटो का फोर्स से मतलब यहाँ ये था कि देखिए नेटो के 30 मेंबर्स हैं, उनके बहुत सारे आर्म फोर्स हैं, 3.5 मिलियन यानी कि 35 लाख जितना आर्मी सिर्फ नेटो के पास है, जो किसी के पास नहीं। अब यहाँ मैटर ये हो जाता है, देखिए यूक्रेन के साथ इशू ये था कि बहुत साल पहले वो ऐसे ही मतलब समझो कि प्रॉब्लम्स में रहा है। अब आज़ाद हुआ, आज़ादी के बाद यूक्रेन चाहता था कि भाई मुझे कोई ऐसा जगह मिले जहाँ मैं रशिया से बच सकूँ, क्योंकि अगर रशिया से यूक्रेन की फाइट होगी तो रशिया एक पावरफुल कंट्री है, बहुत ज़्यादा आर्म्स एम्युनिशंस है, तो उससे यूक्रेन जीत तो सकता नहीं है। तो कोई चाहिए यूक्रेन को जो रशिया से उसे बचाए, तो उसे सबसे बेस्ट लगा नेटो, इसीलिए यूक्रेन नेटो की तरफ मुड़ा, या फिर यूरोपियन यूनियन जिसका मेन हेड कौन है, अमेरिका, उनके साथ जुड़ना चाहा। क्योंकि जब रशिया के साथ कभी अनबन होगी, पड़ोसी देश में अनबन होता ही है, क्योंकि रशिया का पड़ोसी देश है यूक्रेन, थोड़ा सा भी इशू हुआ तो अनबन हो ही जाता है। तो इस सिचुएशन में क्या है कि यूक्रेन चाहता था कि भाई वो अपना यूएस के साथ जुड़ जाए, लेकिन प्रॉब्लम इसमें देखिए कई स्टेप हुए। 1991 में जो है ना यूएसएसआर से अलग हुआ, उस टाइम कोई बहुत ज़्यादा नहीं था इशूज। फिर कहीं ना कहीं 2008 में 2008 में जो है ना यूक्रेन इसके पास जाता है, यूरोपियन यूनियन और नेटो के पास, और अपनी मेंबरशिप के लिए बात करता है। फिर 2010 में वहाँ की सरकार बदल जाती है, जो यूक्रेन है वहाँ की सरकार 2010 में बदल जाता है, और जो नई सरकार आती है, आप जानते हैं हर कंट्री में ऐसे गवर्नमेंट चेंज होता है, तो जो नया सरकार आता है उसका किसी के साथ जुड़ने का कोई ऐसा मन नहीं होता है, या फिर समझो कि वो जो नया सरकार आया है वो रशिया के फेवर में ही होता है, इसलिए वो किसी के साथ नहीं जुड़ता, और अगले 4 साल कंप्लीटली चल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई क्लैश नहीं। 2014 में फिर से सरकार गिर जाती है और एक नया गवर्नमेंट आता है यूक्रेन में, ये सभी चीजें बता रहा हूं। और 2014 में जब नया गवर्नमेंट आता है यूक्रेन में, तो वो फिर से यूरोपियन यूनियन के साथ कुछ डील करता है, जिस वजह से रशिया गुस्सा हो जाता है, क्योंकि रशिया कभी भी चाहता नहीं है, मैंने आपको पहले भी बता दिया है, रशिया अमेरिका से कट्टर दुश्मनी है, तो रशिया चाहता नहीं है कि उसके अगल बगल के देश अमेरिका से मिले, ताकि अमेरिका नेटो की मदद से रशिया के नज़दीक पहुंच जाए, क्योंकि जितने देश नेटो में मिलेंगे तो नेटो के आर्मी उस देश में होता है, तो रशिया के नज़दीक आ जाएगा वो, और फिर रशिया पे प्रेशर बना सकता है। तो यहां प्रॉब्लम ये है कि देखिए अब यूक्रेन 2014 में यूरोपियन यूनियन से जुड़ने के लिए कुछ डील्स करता है, जिस वजह से रशिया जो है, यूक्रेन का एक भाग है क्रीमिया, ठीक है, देखिए मैप में भी देखिए आप, यूक्रेन का एक भाग है क्रीमिया, ये क्रीमिया वाला जो पार्ट है इसको क्या कर लेता है, ये अपना रशिया हथिया लेता है या उस पर कब्जा कर लेता है। क्यों कब्जा किया, क्योंकि यूक्रेन जो है यूरोपियन यूनियन के पास कुछ डील्स कर लेता है, इसके वजह से उसका ये भाग वो छीन लेता है। अब जो यूक्रेन है वो भी गुस्सा हो जाता है, वो समझ जाता है कि अब उसके पास एक ही ऑप्शन है, नेटो और यूरोपियन यूनियन से पूरी तरह से मिल जाना, क्योंकि अगर वो पूरी तरह से मिलेंगे तो रशिया को जवाब दे सकते हैं, अकेले तो रशिया से जीत नहीं सकते यूक्रेन, तो वो मिलने के लिए प्रोसेस शुरू करता है। फिर 2014 में नया सरकार जो आता है वो क्या करता है कि भाई वो हर जगह पे पार्लियामेंट है, तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन होता है, वहां पे लॉ है, तो वो क्या करता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करता है। जैसे कोई भी बिल पास होता है हमारे देश में भी, तो हम कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करते हैं, कुछ बदलाव करके नया बिल लाते हैं, तो ऐसे ही वहां के कॉन्स्टिट्यूशन में यूक्रेन ने बदलाव किया, और बदलाव करके क्या किया कि भाई वो नेटो और यूरोपियन यूनियन से जुड़ सके, ऐसा बदलाव किया। और करीब 2019 में ये पूरी तरह से बदलाव जो उन्होंने किया यूक्रेन में वो पास हो गया। अब पास होने के बाद यूक्रेन पूरी तरह से अब फ्री था कि भाई वो कभी भी यूरोपियन यूनियन और जो है नेटो को ज्वाइन कर सकता था, क्योंकि उसके संसद यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो गया 2019 में। मैं स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूं। और 2021 जून में नेटो का मीटिंग होता है, जहां पे यूक्रेन को नेटो में मिलाने की पूरे तरह से सारा प्रोसेस हो जाता है।
जैसे ही ये न्यूज रसिया तक पहुंचा, रसिया ने यूक्रेन की घेराबंदी शुरू कर दी, यूक्रेन के चारों तरफ अपने आर्म्स भेज दिए। अभी प्रेजेंट सिचुएशन में क्या है कि देखिए यूक्रेन के बगल में, यह मैप में भी मैं आपको दिखाता हूं, देखिए ये यूक्रेन है और ये उसके पड़ोसी देश हैं। तो यूक्रेन के बगल में क्या हो रहा है कि बेलारूस है, वहां पे रशियन आर्मी आ गया है। उसके बाद इस साइड पे देखिए क्रीमिया पे ऑलरेडी कब्जा कर लिया है, जो क्रीमिया है उस पर रशिया का कब्जा है। क्रीमिया के बगल से ही ब्लैक सी है, वहां से ब्लैक सी के थ्रू रशिया ने अपने जो भी है ना, मतलब समझो नेवी चारों तरफ से भेज दिए हैं, घेर लिया है। अब कभी भी फाइट शुरू हो सकता है। तो ये है प्रेजेंट सिचुएशन, रशिया और यूक्रेन की पूरी स्टोरी। ये मैंने आपको पूरा बताया। आई होप कि आपको पूरी स्टोरी समझ में आ गया होगा। अगर आप में से किसी को कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट जरूर करिए और बताइए कि कहाँ डाउट है, तो मैं कोशिश करूंगा उसे एक्सप्लेन कर दूंगा। अब बच्चों हम ये समझते हैं कि ये जो पूरा वॉर, ये मैंने आपको पूरी स्टोरी बताया कि कैसे ये सारा चीज़ हुआ, क्यों यूक्रेन, क्यों अमेरिका, क्यों रशिया, ये सब इस फाइट में है। ये सारा स्टोरी बताया, सारे मैप के थ्रू समझाया। अब ये समझते हैं अगर ये फाइट हो जाता है तो इंडिया के साथ क्या है। तो इंडिया के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई है। क्यों बताता हूँ, देखिए इंडिया रिसेंटली क्या है, या फिर समझो शुरुआत से ही इंडिया का रशिया से बहुत अच्छे रिलेशन रहे हैं। इंडिया आज भी अपना 50% प्लस जो आर्म्स एम्यूनिशन है, हथियार वगैरह जो है, वो रशिया से अकेले खरीदता है। और जिस वजह से अगर इंडिया रशिया के खिलाफ जाता है तो प्रॉब्लम ये होगा कि भाई वो जो सारे हथियार इंडिया को अभी बहुत सारे मिलने बाकी है, या जो रिलेशन है वो बिगड़ेगा, हमें इन जगह पे प्रॉब्लम्स होगी। रशिया ने प्रॉमिस किया है कि ना सिर्फ रशिया हथियार बेच रहा है बल्कि उसको बनाने की टेक्नोलॉजी भी इंडिया के साथ साझा कर रहा है। हो सकता है वो सभी से मुकर जाए, सारे डील, बहुत बड़ा एक लॉस हो सकता है। एक लॉन्ग टर्म बढ़िया रिलेशन है रशिया के साथ, वो भी लॉस हो सकता है। अब अगर रशिया के खिलाफ जाने से एक बड़ा रीजन कि देखो इंडिया चाइना में बहुत प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, लेकिन चूंकि चाइना के साथ रशिया का भी बाउंड्री शेयर हो रहा है, इंडिया का भी बाउंड्री शेयर हो रहा है, तो कभी रशिया ने चाइना का साथ नहीं दिया। आज तक रशिया चुप रहा, लेकिन अगर इंडिया रशिया के अगेंस्ट जाता है तो हो सकता है रशिया चाइना के साथ मिल जाए, और वो सिचुएशन इंडिया को बहुत भारी पड़ेगा, वो बहुत उसके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। अब दूसरी तरफ प्रॉब्लम ये है, अगर मान लो रशिया का साथ देता है इंडिया, तो अमेरिका के साथ रिलेशन खराब होंगे। और पिछले कुछ दशक में अमेरिका से इंडिया की रिलेशन बहुत अच्छा हो गया है। और दूसरी एक और बात देखिए, साउथ चाइना सी है, जो चाइना जो है अपनी समुद्री बाउंड्री पे, इससे पहले एक वीडियो में मैं आपको समझाया था, क्वाड जब मैंने बताया था कि कैसे अलग अलग कंट्री, यानी कि चाइना को घेरने के लिए 4 कंट्री ने दोस्ती की, अमेरिका, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि चाइना अपने समुद्री सीमा से बाहर आके वहाँ पे समझो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। तो इसमें अमेरिका इंडिया का साथ दे रहा है। अगर अमेरिका के खिलाफ जाता है इंडिया और रशिया का साथ दे देता है तो अमेरिका वहाँ से हट जाएगा, तो वहाँ भी इंडिया को बहुत बड़ा लॉस होगा, और चाइना जो है वहाँ से आगे बढ़ेगा और इधर समुद्री एरिया में प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। उसके अलावा भी बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारी इंटरनेशनल प्लेसेस हैं जहाँ इंडिया को आगे बढ़ाने में अमेरिका हमेशा रोल करता आ रहा है और अभी खुल के सपोर्ट करता है। तो इससे एक नुकसान होगा। उसके बाद बिजनेस लेवल में तो नुकसान होना ही होना है। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम्स है। अगर उसके बाद भी मान लो वॉर हो जाता है तो पूरे दुनिया को बहुत बड़ा प्रॉब्लम और कुछ और होगा। जैसे रशिया से ही सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम और कॉपर एक्सपोर्ट होता है, यानी कि रशिया अकेले पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा मोस्ट ऑफली एल्यूमिनियम और कॉपर एक्सपोर्ट करता है। तो फाइट हुआ तो एल्यूमिनियम और कॉपर की प्राइस बहुत हाई हो जाएगा, प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। उसके बाद रशिया सबसे ज़्यादा गैस जो है ना एक तरह से एक्सपोर्ट करता है। तो अगर वो गैसेज एक्सपोर्ट करता है, जिस गैस से यूरोप के बहुत सारे कंट्री, ठीक है, यूरोप की कंट्री यूके में और जर्मनी वगैरह में बहुत सारे कंट्री में रशिया गैस सप्लाई करता है और इस गैस से इलेक्ट्रिसिटी बनती है। तो अगर ऐसा हुआ तो वहाँ यूरोप में इलेक्ट्रिसिटी बहुत महंगा हो जाएगा और पूरे दुनिया पे इसका बहुत असर पड़ने वाला है, क्योंकि गैस रशिया बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है। तो ये सब एक मैटर है। एल्यूमिनियम, कॉपर, गैस वगैरह में इंपैक्ट पड़ेगा। गैस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिसिटी की रेट बढ़ेंगी, इलेक्ट्रिसिटी रेट बढ़ेंगी तो उससे जुड़े हुए सभी बिजनेस में इन्फ्लेशन वगैरह, महंगाई तो बहुत हद तक आ ही जाएगा। ये है मेजर इश्यूज इंडिया के साथ, या पूरे वर्ल्ड को क्या प्रॉफिट लॉस हो सकता है। अब यूक्रेन जो है उससे बहुत ज़्यादा असर इसलिए नहीं पड़ता है क्योंकि उसका बिजनेस इतना ज़्यादा अभी दुनिया में नहीं है, उस पर बहुत सारा कंट्री बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं है, तो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। उसके बाद देखो अब एक पॉइंट और आता है कि भाई क्यों चाइना
रशिया का साथ दे रहा है। तो सिंपल बात है, देखो चाइना आज और रशिया और अमेरिका ये तीन बड़े कंट्रीज हैं जो दुनिया में हथियार वगैरह बेचते हैं। तो चाइना चाहता है कि रशिया का साथ दे, उसी बहाने रशिया अमेरिका फाइट करे और फाइट करके उनका नुकसान हो जाए, रशिया का नुकसान हो जाए, चाइना का नुकसान हो जाए, सॉरी चाइना का नहीं, रशिया और अमेरिका का नुकसान हो जाए। इसके अलावा देखो कई कॉमन टॉपिक्स हैं, जैसे चाइना के खिलाफ यूएसए और रशिया के खिलाफ भी, तो दोनों के दुश्मन एक ही है, तो ऑब्वियसली वो चाहता है कि यूएस को नीचे दिखाना। उसके बाद यूरोपियन यूनियन को भी तोड़ना चाहता है चाइना और रशिया दोनों, क्योंकि ये लोग आंख दिखाते रहते हैं हमेशा चाइना और रशिया दोनों को। उसके बाद नेटो की फोर्स भी कम करना चाहता है, नेटो को बिगाड़ना चाहता है, बर्बाद करना चाहता है चाइना और रशिया दोनों। तो इसलिए ये लोग कॉमन प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं और साथ देने के लिए तैयार हो गए हैं। तो अगर लेकिन यदि ये वॉर हो जाता है तो ये वर्ल्ड वॉर 3 हो जाएगा, ये तीसरा विश्व युद्ध हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे बड़े कंट्रीज, और अभी तो सबसे खतरनाक होगा क्योंकि मोस्ट ऑफ कंट्रीज के पास जो है ना परमाणु हथियार है, और ये लोग अगर ऐसा किए तो पूरी दुनिया बर्बाद होना तय है। तो ये बहुत बड़ा खतरे की एक प्रॉब्लम है ये। तो आई होप कि देखो, हालांकि अमेरिका के राष्ट्रपति या फिर समझो कि यूके के जो हैं जर्मनी के चांसलर भी कल भी गए थे, उन्होंने मीटिंग की है रशिया के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन से, और उन लोगों का बायलैटरल उनका ये कहना था कि चीज़ें ठीक हो जाएगा, हम बात करके चीज़ों को सॉल्व करेंगे। रशिया भी कह रहा था कल की न्यूज़ में कि भाई मैं जो है युद्ध नहीं करना चाहता, तो हो सकता है चीज़ें ठीक भी हो जाए। ये दुनिया का है। और इसके पीछे देखो, अब अमेरिका का भी कंसर्निंग अगर हम बोले तो आपको पता है अमेरिका कहीं पे कुछ होता है तो बीच में आ जाता है। हालांकि अमेरिका इसमें बीच में इसलिए भी है क्योंकि यूरोपियन यूनियन और नाटो से यूक्रेन जुड़ना चाहता है और इसी वजह से ऐसा हो रहा है। और रशिया के और अमेरिका के बीच में कट्टर दुश्मनी है, तो ऑब्वियसली अमेरिका चाहेगा कि रशिया को नीचे दिखाए, यूक्रेन के साथ मिलकर युद्ध लड़े और दूसरे के मतलब कंधे पे बंदूक रख के गोली चलाना चाहता है अमेरिका। और ऐसे भी अमेरिका की छवि बीच में काफ़ी लेवल पे कम हो गया है, तो कुछ ना कुछ तो होते रहना चाहिए, जिस वजह से ये फाइट होने की संभावना है। हालांकि कई विद्वानों का ये भी कहना है कि ये सब बस एक दिखावट है। रशिया में भी इकोनॉमी काफ़ी डाउन हो गया है, अमेरिकन इकोनॉमी डाउन है, सब पूरे वर्ल्ड में कोविड के बाद इकोनॉमी डाउन है। तो अपने अपने लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ये सारी चीज़ें हैं। इकोनॉमी पे ध्यान जाएगा तो बोलेंगे गवर्नमेंट फेल हुआ, तो ये लोग ऐसे फाइट पे आ गए हैं, युद्ध लड़ रहे हैं। और सबके अंदर क्या हो जा रहा है, देखो जब फाइट होता है तो दुनिया की चीज़ें भूल के हम सिर्फ फाइट पे ध्यान दे देते हैं। तो हर जगह न्यूज़ में, मीडिया में यही छाया हुआ है। तो ये सभी कंट्रीज कहीं ना कहीं अपना ध्यान भटकाना चाहते हैं। ये भी हो सकता है कि कुछ भी होना, ये सब बस वही एक पब्लिसिटी स्टंट था, पॉलिटिकल स्टंट, कि ये लोग ऐसा करके दुनिया में जो भी उनके लोग हैं उनका ध्यान इस पे आ जाए ताकि वो सवाल ना पूछे गवर्नमेंट से। तो ये सारा पॉइंट हो सकता है। ये मैंने पूरे कंक्लूड कर दिया है आपके लिए, ये पूरा केस। काफ़ी लंबा हुआ वीडियो, बट पूरे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगले डे नेक्स्ट डे में फिर से शाम को 6 बजे लाइव आके आपको कुछ ना कुछ टॉपिक्स को कवर करवाऊंगा। हम कंटिन्यू करेंट अफेयर्स करेंगे। और हाँ बच्चों, देखिए मैं 1 ईयर का एक करंट अफेयर्स कर रहा हूँ, यानी कि मार्च 2021 से अप्रैल 2022 तक कंटिन्यू एक पूरे साल में जितने भी नेशनल इंटरनेशनल न्यूज हुए हैं सबको कवर कर रहा हूँ। उस सीरीज में मैंने 3 लेक्चर्स ऑलरेडी दे दिया है, तो अब कल से चौथा 5वां भी होगा। और अगर रिसेंटली यानी कि लेटेस्ट टाइम में कुछ प्रेजेंट टाइम में कोई भी बहुत इंपॉर्टेंट करंट आता है तो मैं उसे भी कवर कर दूंगा। तो जैसे मैंने इस न्यूज़ को कवर किया, इससे पहले एक और वीडियो मैंने रिसेंटली दिया था लता मंगेशकर के ऊपर, उसके भी 1 नंबर पक्के हैं बच्चों। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा वो वीडियो। और इसके ऊपर से भी 1 नंबर के क्वेश्चंस पक्का आने वाला है यूपीएससी और बीपीएससी जैसे मतलब कि बड़े एग्जाम्स में। तो ध्यान से देखिए, एसएससी रेलवे में तो शायद 2-3 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो ध्यान से पूरे वीडियो को देखते रहिए। अब अगले लेक्चर में कल शाम को 6 बजे मैं मिलता हूं आपसे।